हेलो दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के वास्तविक संख्या चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 का 5वां, 6वां, 7वां क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। और जैसा कि प्रश्नावली 1.2 का जो है हमने सभी प्रश्नों को हल करा दिया, शेष 5 और 6, 7 को छोड़कर जो हम इस वीडियो में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 जो है कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले ये जानेंगे प्राकृतिक संख्या है क्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, वह जो है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हमारा n मान लिया गया है और कह संख्या 6 की घाते n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 0 पर संख्या गुणनखंड के रूप में कौन समाप्त हो सकता है। तो हम आपको बता दें, जैसे लिख सकते हैं 510, 320, 420। इस तरह की संख्याएं जो है, या बहुत सी संख्याएं हैं जो लास्ट में क्या हो, 0 पर समाप्त है। जैसे 4 2 फिर 0, 3 2 फिर 0, तो 0 पर समाप्त हो रही है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं। अगर इनका गुणनखंड करें तो वह उनके गुणनखंड में दो अवश्य रूप से 2 और 5 उपस्थित रहेगा, जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक यहाँ पर शर्त ये है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगा अथवा नहीं होगा। कह रहा है कि जब तक, जैसा कि अभाज्य, आप जानते हैं कि अभाज्य और भाज्य किसे कहते हैं। तो अभाज्य वह है जिनका जो है, अभाज्य वह संख्याएं हैं जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता है, और भाज्य वह होती हैं जिनका जो है गुणनखंड होता है, जिनका गुणनखंड हो, तो वह आपका भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से, दो का कोई भाज्य होता है, सॉरी, 2 का जो है कोई गुणनखंड होता नहीं दोस्तों, 5 का भी नहीं होता है। इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड माने जाते हैं। तो हम अब यहाँ पर हल करते हैं। एक और हम बता दें सिद्ध करके यहाँ पर, जैसे 2 एवं 5 किस तरह से ये 0 पर समाप्त होती है अभाज्य, यदि आ जाए तो जैसे 420 ही ले लेते हैं, ये संख्या 420 ले लें। 420 का यदि हम मल्टीप्लाई करें, गुणनखंड करके दिखा सकते हैं दोस्तों। 2 दूनी 4, 2 एक का नम 2, और फिर यहाँ पर 2 एक का नम 2, 105 आया दोस्तों। और फिर ये देखिए 10, 105 है तो 3 से कटेगा, 3 तरीका 9, और 3 पच्चे 15, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एक 7। तो 420 का हम गुणनखंड लिखेंगे दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब हमने ये बताया ना, ये वाली शर्त बताया कि जो अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 यदि अनिवार्य रूप से आया है तो वही आपकी संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये, यहाँ दोस्तों 2 और 5 ये दोनों देखो उपस्थित हैं, अनिवार्य रूप से है। यदि हम इनका 5 दूनी 10 गुणनखंड गुणा किए तो देखिए 10, तो 10 में 0 है, तो 10 का गुणा अदर से होगा, अन्य संख्याओं से, तो वह भी आपका क्या है, 0 के रूप में आएगा, 420 आएगा। ठीक, तो इस तरह से अब हम पता करते हैं संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यदि हम रखते हैं दोस्तों, जैसे 6 की घाते n मान लेते हैं, माना प्राकृतिक संख्या
स्मॉल n बराबर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 मतलब अनंत तक होती है। तो अब ये संख्याएं 6 पर क्या है, घात के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 की घाते n है, तो n की जगह पर हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे बराबर 6 1 9 6, एक ही बार होगा। अब 6 की घाते 2 लिखते हैं, तो मतलब 6 गुणे 6 2 बार गुणा होगा, 6 6 के 36। अब क्या करें, 6 की घाते 3 लगाए दोस्तों। अब 6 की घाते 3 लगाए, 3 बार गुणा होगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 चौक 36, 6 चौक 24, 6 3 18, 21 आएगा 214। 6 चौक 36 हो गया दोस्तों, 6 3 18, सॉरी छः की घाते 3 लिखते हैं दोस्तों। तो इसका गुणनखंड करेंगे 3 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 6 चौक 36 के 6 और 6 3 18, 18 3 21, 216 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कितनों भी अगर हम इस घात लगाते चले जाएं घातांक, तो वो हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो गुणा करें, तो उसका जो है लास्ट में संख्या 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 नहीं आएगा। तो क्यों, क्योंकि उसमें जो है 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। यदि ये अभाज्य है दोस्तों, यदि ये दोनों अभाज्य गुणनखंड उपस्थित होते, निश्चित रूप से आपका जो है इन संख्याओं में जो है अंत में 0 अवश्य आता या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि हमें इस तरह से भी पता कर सकते हैं, 6 की घाते n को लिखेंगे बराबर, और 6 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 2 गुणे 3 की घाते n, तो 3 दूनी 6, ये हो गया। अब यहाँ पता करेंगे क्या 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आया है, तो 2 आया है दोस्तों, लेकिन 5 नहीं आया है। यदि दोनों साथ में आए तो गुणनखंड करेंगे, उसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो वह क्या बन जाएगा, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 आया नहीं है, इससे हम कह सकते हैं यह जो है 0 पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं 6 की घाते n के दोस्तों 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ लिख लेना आप लोग, 6 की घाते n अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न नंबर आपका 5वां सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है।
प्रश्न ये पूछा है, जो संख्या दिया गया है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाज्य संख्या वह संख्या है जिनके दो गुणनखंड या दो से अधिक गुणनखंड हो, वह आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए हल करते हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यदि यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सब गुणा के रूप में है, प्लस 13 अलग है। तो 13 अलग है, ये अलग है, पूरा इधर का पक्ष अलग है, इधर अलग है, तो बीच में प्लस है। तो हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं दोस्तों, 13 इसमें भी है और 13 यहाँ पर भी है। जब 13 कॉमन करेंगे, यहाँ देख सकते हैं 13 कॉमन करेंगे दोस्तों, तो बचेगा आपका कोष्टक में 7 गुणे 11 प्लस, जब ये 13 कॉमन हुआ तो यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ 1 लिख सकते हैं कोष्ट, क्योंकि 13 का फिर से गुणा करेंगे, इसी के साथ आ जाएगा दोनों पक्षों के साथ। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस फिर 13 का नाम 13 आ गया। तो ये है आपका। अब जब 13 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर जो बच्चा है गुणनखंड कर दीजिए, सॉरी गुणा कर देती। तो गुणा करेंगे 11 का 7 में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 77 प्लस 1 यहाँ पर आया। अब ये 77 और 1 जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना आएगा 13। और ये आपका जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट को जब हम जोड़ेंगे 77 और 1 जोड़ने के बाद ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो गुणे के रूप में है। यहाँ पर 13 गुणे 77 और 1 78। तो यहाँ अब देखिए दोस्तों ध्यान से, 13 गुणे 78 आया है। मतलब भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहता है कि यदि दो गुणनखंड के रूप में है या दो से अधिक गुणनखंड के रूप में है तो वह आपकी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर दो गुणनखंड हमें मिल गया, अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं संयुक्त संख्या। क्या बोल सकते हैं, या संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। तो इसी प्रकार दूसरा भी दिया है इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे करके, यहाँ पर हम हल कर देते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे कि ये पार्ट आपका अलग है और फिर इसमें प्लस करके जोड़ा है दूसरा पार्ट 5। ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट पूरा अलग है और प्लस इसमें जोड़ा है 5। तो इसे भी हम लिख सकते हैं जैसे 5 गुणे 1 और बीच में आप क्या है प्लस है, लेकिन इस पक्ष में क्या है 5 है, इस वाले भी पक्ष में क्या है 5 है। तो 5 को हम क्या कर सकते हैं कॉमन कर लें। जब कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो बचेगा आपका यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन कर लिए, ये 5 और ये 5 कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस ये रहेगा प्लस, और 5 जब कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 का नाम 5, तो 1 बचेगा तो 1। अब आपस में क्या करें सभी का गुणा करने के बाद जोड़ लेते हैं। तो गुणा करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे दोस्तों 1008 आएगा। कितना आएगा 1008 आएगा दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं 1008 प्लस 1, ठीक है। तो 5 ये हो गया। अब 1008 को प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगा आपका। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणे के रूप में हम लिख सकते हैं, इसे जोड़ने के बाद कितना आएगा वो 1009। ये अब हम कह सकते हैं यह भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या वह संख्या जो दो गुणनखंड के रूप में हो या दो से अधिक गुणनखंडों के रूप में है,
तो यहाँ पर ये आपको क्या है, भाज्य संख्या है। इसे भी हम लिख सकते हैं भाज्य संख्या है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। इस प्रकार दोस्तों आपका ये जो है प्रश्न नंबर 6 हल होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का जो है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। आगे कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सवाल तो बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कैसे लगाना है कि अक्सर जो है बच्चे ये भूल जाते हैं कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। इस सवाल में से ये जो प्रश्न नंबर 7 दिया है, देखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन कुछ है नहीं। हम बता रहे हैं आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अब तक जो आपने प्रश्न हल किया इस प्रश्नावली में या इसके पहले वाले प्रश्न में, तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम शब्द आते थे, तो वहाँ पर कह देते थे कि हाँ यहाँ पर एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द है नहीं। तो हम क्या करेंगे, चलो बताते हैं। यहाँ पर एक मैदान है, एक जो है मैदान है, और इस मैदान गोलाकार है, एक फील्ड है मान लेते हैं, और उस फील्ड का जो है चक्कर लगाने के लिए कौन चक्कर लगा रहा है, सोनिया। इस फील्ड का ये गोलाकार एक फील्ड है, इस फील्ड का एक स्थान से जो है सोनिया जो है चक्कर लगाती है, और एक चक्कर पूरा करने में इस फील्ड का या गोलाकार को पूरा करने में 18 मिनट लगता है। सवाल कह रहा है दोस्तों सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो जबकि इसी मैदान को रवि जो है, यहाँ देखिए दोस्तों, रवि जो है 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो अब सोनिया एक चक्कर 18 मिनट लगाएगी और रवि जो है एक चक्कर जो है 12 मिनट में, तो वह कब कितना चक्कर या कितने समय बाद वो जो है एक स्थान पर मिलेंगे, यही बताना है। कहने मतलब ये है सोनिया एक चक्कर लगाए, सोनिया जो है 18 मिनट में पहुंचेगी और रवि जो है 12 ही मिनट में पहुंचेगा। तो कितने समय बाद जो है दोनों एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हम मान लेते हैं कि माना सोनिया एक चक्कर तथा रवि बी चक्कर लगाने के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों मान लेते हैं कि रवि और सोनिया, ए चक्कर सोनिया और बी चक्कर जो है रवि लगाने के बाद वह प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, ये हमने मान लिया। तो जो समय लग रहा है, तो सोनिया को चक्कर लगाने के बाद लगा कुल समय कितना निकला, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सोनिया को जब चक्कर लगाने के बाद कितना समय लगा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 18 मिनट लगा था, तो ए चक्कर लगाया 18 गुणे ए, ये हो गया। और रवि को जो है कितना समय लग रहा है, रवि को लगा समय
12 गुणे बी, ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, तो ये 18 गुणे ए और 12 गुणे बी, यहाँ मिनट, इतना कुल समय लग रहा है। सोनिया का जो 18 गुणे ए और रवि का 12 गुणे बी मिनट लगा है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो 18 और 12 में एक ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। 18 और 12 यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 18 व 12 दोनों से भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो जब भाज्य है कहने का मतलब 18 व 12 इन दोनों संख्याओं में मिल रहा है, इन दोनों से क्या है? भाज्य है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है इनका दोनों का मतलब 18 और 12 का एलसीएम निकालने पर, दोस्तों सिंपल सा है कि यदि ये जो है 18 और 12 दोनों में भाग जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारा क्या सवाल उठेगा, 18 व 12 का क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकालेंगे तो हमारा निकल आएगा जो है कितने मिनट बाद वो जो है मिलते हैं, कितना समय बाद मिलते हैं। तो यहाँ निकाल सकते हैं हम 18 का निकालेंगे एलसीएम, गुणनखंड करते हैं सबसे पहले 18 का, तो 2 9 18, 3 त्रिका 9, और फिर 12 का निकाल लेते हैं। 12 का 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक 9, 3, तो ये आ गया। तो 18 का दोस्तों लिख लेंगे कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का दोस्तों है 2 गुणे 3। तो एलसीएम इसका निकालेंगे इन दोनों का, कितना आएगा? ये जो एलसीएम मतलब जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है दोनों में वो भी कॉमन कर लेते हैं। 2 है, दोनों में मिल रहा है तो 2 उतार लिए, और फिर जो है 3 मिल रहा है तो 3 लिख लिए, जो नहीं मिल रहा है उसे भी नोट कर लेते हैं। 3 गुणे 2 आपस में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 3 दूनी 6 गुणे 3 दूनी 6, तो 6 के 36 मिनट आया। कितना आया? 36 मिनट। अर्थात जो है रवि और सोनिया को अपनी प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट बाद जो है वो एक ही जगह पर मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब 36 मिनट बाद मिलते हैं तो वो कितना चक्कर लगाए होंगे। तो चक्कर लगाएंगे, यदि हम 36 में जो है बारी बारी से हम क्या करें, सोनिया तो एक चक्कर में 18 मिनट ली थी, तो अगर हम इस 36 में 18 से भाग दे दें 36 में, तो हमारा आ जाएगा 18 दूनी 36। तो जो है 2 चक्कर लगाने के बाद जो है रवि अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेगा, और सोनिया जो है यदि हम 36 में 12 से भाग दें तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 3 चक्कर लगाने के बाद जो है वह जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो है सोनिया 2 चक्कर लगाने के बाद वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेगा, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेगा, और रवि जो है 3 चक्कर लगाने के बाद जो है, कहने का मतलब 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएंगे रवि, और 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएंगे सोनिया। इस तरह से आपका ये सवाल हल होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, अगला जो है प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1.3 दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में, या कोई भी सवाल डाउट है तो उस पर कमेंट करके जो है आप लोग सूचित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।